बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेकंड ईयर फिज़िक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड और चैप्टर नंबर 16 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। आज के टॉपिक ये मैंने सारे लिख दिए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। 5 टॉपिक हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थर्मल एनर्जी एंड वर्क, उसके बाद हीट फ्लो, फिर कन्वर्जन ऑफ वर्क टू थर्मल एनर्जी, और इसके अंदर इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे। एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन भी है। फिर इंटरनल एनर्जी है, उसकी भी डेरिवेशन है। और उसके बाद थर्मोडायनामिक सिस्टम, इसके अंदर हम ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मोडायनामिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। हिस्ट्री ऑफ हीट के नाम से है, पूरी की पूरी हीट की हिस्ट्री आपको पता चलेगी। क्यों आखिर 300-400 सालों में इतना बहुत ज़्यादा हीट के ऊपर हंगामा हुआ, क्या वजूहात थी, बीसी टाइम पीरियड से एडी टाइम पीरियड तक पूरी हिस्ट्री जो है वो पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताई है। और क्यों मैंने जो है ये बताया है कि भाई ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर है, ये इसको आप पेट्रोल का नाम दे दें, और इसके बाद वाला जो चैप्टर है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसको आप जो है वो इंजन का नाम दे दें। क्यों आखिर मैंने इन दोनों चैप्टर्स को ये नाम दिए हैं, ये सब चीज़ें आप जो है पिछली वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर देखें लिंक जो है वो मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट चेक कर लें। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है उसके अंदर। ठीक है भाई, तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसके अंदर पहला टॉपिक हम ले लेते हैं थर्मल एनर्जी एंड वर्क का। आसान लफ्ज़ों में पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बात बता दी थी कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था लोगों को कि ये वो चीज़ है भाई जिससे काम लिया जा सकता है। ये चीज़ जिसके पास होगी वो चीज़ काम कर सकती है, वो चीज़ हरकत कर सकती है। जितनी ज़्यादा ये चीज़ होगी यानी कि एनर्जी, उतना ज़्यादा वो चीज़ काम कर लेगी। और अगर ये चीज़ कम हो गई यानी कि एनर्जी, तो उतना वो चीज़ कम काम जो है वो कर पाएगी। फिर आगे चल के लोगों को ये बात पता चली थी कि भाई वो एनर्जी जो है उसको एक उन्होंने नाम दिया था हीट का, और क्यों दिया था ये सारी तफसीलात में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो थर्मल एनर्जी एंड वर्क हमारा पहला टॉपिक है, इसके अंदर थर्म का मतलब ही हीट है, थर्मल एनर्जी। हालांकि हीट और थर्मल एनर्जी में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, थर्मल एनर्जी एंड वर्क, थर्मल एनर्जी एंड वर्क, हीट और थर्मल एनर्जी में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, जब हम हीट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी, फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। आसान लफ्ज़ों में थर्मल वर्ड निकला ही थर्म से है, जिसका मतलब ही हीट है। वही हीट जो कि आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो हीट एनर्जी की ही बात करते हैं, लेकिन फ़्लो का कॉन्सेप्ट नहीं होगा जी, हीट ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ हीट की बात करते हैं तो समझ जाइए हम क्या बात कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी यानी कि हीट के ही ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये बड़ा बारीक सा फ़र्क है। दोबारा वीडियो बैक करके मेरी बात को सुनें और समझें। तो फ़्लो अगर हो रही है थर्मल एनर्जी तो ये हीट कहलाएगी। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि थर्मल एनर्जी का फ़्लो हो रहा है, यानी कि थर्मल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो कर रही है, दो बॉडीज़ हैं जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है एक का कम है, तो ज़्यादा वाली बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से थर्मल एनर्जी फ़्लो करके चली जाएगी उस बॉडी के पास जिसका टेम्परेचर कम है। तो ये जो फ़्लो ऑफ थर्मल एनर्जी हो रहा है, अब आप इसको हीट का नाम देंगे। जब तक एक बॉडी के पास ये हीट मौजूद है तब तक आप उसको हीट का नाम नहीं देंगे, उसको थर्मल एनर्जी का नाम देंगे। ठीक है भाई, तो ये थर्मल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको दे दिया ताकि हीट और थर्मल एनर्जी में फ़र्क रखिए। वर्क क्या है? काम, आसान लफ्ज़ों में। यहाँ पर जो काम का कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है, ज़रा इसको समझिएगा। वर्क का तो हम कहते हैं ना काम। ठीक है, तो वर्क से मतलब यहाँ पर सिंपली ये है
कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करे। ये फिज़िक्स में आपने डेफिनेशन सुनी होगी, ठीक है। यानी कि जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। इसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा, बड़ा ही आसान सा था, W=FD वाला। इसमें ये देख लीजिए फोर्स और ये देख लीजिए डिस्टेंस। यानी कि अगर मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ये मार्कर जो है, ठीक है, मैं अपनी बॉडी की फ़ोर्स लगा रहा हूँ इस मार्कर के ऊपर और ये मार्कर यहाँ से यहाँ आ गया है, तो ये वर्क डन हो गया है। तो ये वर्क डन हो गया। अगर मैं सिर्फ इस पर फोर्स लगा रहा हूँ और ये कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही तो ये वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर थर्मल एनर्जी और वर्क डन, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप थर्मल एनर्जी से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। आप थर्मल एनर्जी, अब कंफ्यूज मत होइएगा, थर्मल एनर्जी का मतलब आपने हीट ही समझना है, जो हीट है। तो थर्मल एनर्जी, इसकी मदद से आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। और जब फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखें भाई, मैं भी तो फोर्स लगा रहा हूँ ना इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, इस मार्कर के ऊपर। ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन अब मैंने जो फोर्स लगाई है ये तो मेरी फोर्स है, थर्मल एनर्जी तो नहीं है ना। आप इसको ह्यूमन एनर्जी कह सकते हैं, इंसानी एनर्जी कह सकते हैं, सर आसिफ एनर्जी कह सकते हैं, थर्मल एनर्जी थोड़ी ना कह सकते। अगर यही मार्कर की हरकत, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यही मार्कर की हरकत यहाँ से यहाँ होगी तो वर्क डन हुआ है। और इसकी बैक पर क्या मौजूद है, सर आसिफ की एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि हीट इन्वॉल्व है, थर्मल एनर्जी इन्वॉल्व है, हीट एनर्जी इन्वॉल्व है। तो क्या ये मुमकिन है कि हम हीट की मदद से, हीट से हम वाकिफ़ हैं, क्या हीट की मदद से चीज़ों को हरकत दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। यही तो वो चीज़ थी जिसको 300-400 पहले साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने पकड़ा। उन्होंने बोला हम हरकत दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, ये देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देके समझाता हूँ। आपकी बाइक चल रही है, एक जगह से दूसरी जगह चल रही है ना, हरकत में है। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, आप बाइक को जो घुमाते फिर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो बाइक आपकी हरकत कर रही है, मतलब डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब वर्क डन कर रही है। और वर्क डन अगर कर रही है आपकी बाइक, तो एग्जैक्टली बाइक के ऊपर फोर्स लग रही है, और उस फोर्स के पीछे थर्मल एनर्जी या हीट क्या इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है, ठीक है। आपकी बाइक हरकत कर रही है, ठीक है, आपकी बाइक क्या कर रही है, हरकत कर रही है, मोशन में है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो यकीनन ये क्या हो रहा है, मोशन में है अगर, तो ये वर्क डन हो रहा है। तो इसके पीछे क्या हीट या थर्मल एनर्जी इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। आप बोलेंगे नहीं सर इसमें तो पेट्रोल इन्वॉल्व है, पेट्रोल की वजह से बाइक एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। भाई बाइक के अंदर क्या मौजूद है, इंजन मौजूद है, ठीक है, इंजन मौजूद है। इंजन जो है, अगर उसके अंदर आपको लेके चलूँ ना, बाइक चल रही है, बाइक को चला कौन रहा है, इंजन चला रहा है, कॉमन सेंस की बात है। बाकी जो वो सीट है, लाइट है, वो पकड़ने का हैंडल है, वो दीगर मामलात हैं। लेकिन बाइक अगर चल रही है तो मतलब पहिए उसके चल रहे हैं ना, टायर्स चल रहे हैं। तो टायर्स अगर चल रहे हैं, टायर्स को कौन चला रहा है भाई, कौन हरकत दे रहा है, ये इंजन दे रहा है, ये इंजन दे रहा है, जो बाइक का इंजन लगा हुआ है। तो एग्जैक्टली वो जो दो पहिए हैं वो इंजन के साथ कनेक्ट हैं। तो इंजन में आखिर ऐसा क्या है जो हरकत कर रहा है, जिससे वो इंजन में आखिर ऐसा क्या है जो कि हरकत कर रहा है। ये इंजन आ गया, ये आ गया। तो क्या है इस इंजन के अंदर जो कि हरकत कर रहा है, जिसकी वजह से ये पहिए भी हरकत कर रहे हैं और जिसकी वजह से पूरी गाड़ी हरकत कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वर्क डन हो रहा है। मैंने कहा इसके पीछे हीट इन्वॉल्व है, थर्मल एनर्जी इन्वॉल्व है। आप कहते हैं नहीं सर इसके पीछे पेट्रोल इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि इस इंजन के अंदर आपने क्या डाला था, पेट्रोल। मैंने आपको इस चैप्टर का नाम बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का। मैंने कहा था इसको मैं पेट्रोल का नाम दूंगा।
और आगे आने वाले चैप्टर को मैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैं इंजन का नाम दूंगा। तो आप बहरहाल क्या बोल रहे हैं कि भाई इसमें सर पेट्रोल इन्वॉल्व है, हीट इन्वॉल्व नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, इस इंजन के अंदर चलते हैं, इस इंजन के अंदर हो क्या रहा है। इस इंजन के अंदर, इस इंजन को देखें, मैं थोड़ा सा अभी यहाँ बनाता हूँ, ये समझ लें, ये सिलेंडर अंदर बना हुआ है, ये सिलेंडर अंदर बना हुआ है, इसके साथ ये लगा हुआ है पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन ऊपर मैंने इसका हैंडल बना दिया, ये पिस्टन इसके अंदर मौजूद है। इस सिलेंडर को थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ये बड़ा बना लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेना, बड़ा मज़ा आएगा आपको ये पढ़ने में जो ना। बाकी ये इनके नोट्स वगैरह, इनकी डेरिवेशन, वो तो मैं आपको अभी बनवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट ले लें ज़रा। तो इसके अंदर क्या मौजूद है, ये पिस्टन जो है ना, पिस्टन, ये पिस्टन, इसको पिस्टन कहते हैं। ये सारा का सारा ये जो पिस्टन है, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये पिस्टन है, ये मूवेबल है, ये हरकत में रह सकता है, ये फ्रिक्शन लेस है, ये नीचे भी जाता है ऊपर भी होता है, नीचे भी जाता है ऊपर भी होता है, ठीक है। अब ये नीचे आएगा यहाँ से यहाँ पर, तो ये पोजीशन इसकी हो जाएगी ये वाली, ठीक है। और यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है, तो ऊपर जाएगा तो इसकी पोजीशन ये हो जाएगी। देख रहे हैं आप, दोनों पोजीशन मैंने इसकी बताई हैं आपको। मतलब इस तरह से ये पिस्टन जो है, ये इसी सिलेंडर के अंदर, ये सिलेंडर है, इसी सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन जो है अलग से, ये पिस्टन जो है, ये क्या हो रहा है, ये पिस्टन नीचे हो रहा है ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है ऊपर हो रहा है। आपको पता है कि इस पिस्टन को ऊपर नीचे करने में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है, पेट्रोल, जो कि आप पेट्रोल डालते हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये कंटेनर और इसमें लगा हुआ ये पिस्टन, याद रहे पिस्टन इसको कह रहा हूँ मैं, ये जो ऊपर डिवाइस लगी हुई है ना, जिसको मैंने, ये इसका हैंडल है, इसको मैंने अभी जो ऊपर नीचे करके दिखाया है, ये है पिस्टन। और ये क्या है, ये कंटेनर है। ये किस में लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ये इस इंजन के अंदर, इसी इंजन के ऊपर टंकी लगी हुई है जिसमें पेट्रोल डाल रहे हैं आप। उस टंकी में से पेट्रोल नीचे आ रहा है इस इंजन में, और आने के बाद क्या हो रहा है, आने के बाद ये पेट्रोल जो है, इसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। ये पेट्रोल जब गर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, बर्निंग हो रही है, यानी कि कंबस्शन हो रही है। इस पेट्रोल की बर्निंग या कंबस्शन से जो चीज़ें पैदा हो रही हैं ना, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर प्लस डेल्टा एच हीट, डेल्टा एच हीट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये वाटर जो है, याद रहे वाटर वेपर्स की शक्ल में है, यानी कि गैस की शक्ल में। तो इस पेट्रोल से, ये पेट्रोल की बर्निंग से ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ये हीट निकल रही है। अब ये जो मिक्सचर है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, हाइड्रोजन गैस और ये सब कुछ, मतलब इसको मैं, इस मिक्सचर को, ये वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड को, इस मिक्सचर को मैं एक नाम देता हूँ गैस का। मैं कहता हूँ कि इसमें गैस आ गई है। अगर इसी तरह पेट्रोल जलता रहा तो इसमें ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड, ढेर सारा वाटर वेपर और ढेर सारी हीट जमा हो जाएगी, होगी ना। तो जो हीट यहाँ से निकल रही है उसकी वजह से ये गैस क्या होगी, हीटअप होगी, गैस और हीटअप होगी। ज़रा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एमटी को अपने जहन में ले आइए। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर क्या होता है याद? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको ये बताती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस आपको ये बताती है कि गैस जो है वो किससे मिलके बनी है, पार्टिकल्स से। इन्हीं पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स का नाम दिया गया है, ठीक है। और ये पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स मुस्तकिल हरकत में है, मुस्तकिल हरकत में है। पिछली वीडियोस में आपने सुना होगा ना, मैंने बताया मुस्तकिल हरकत में है। और ये जो इनकी हरकत है पार्टिकल्स की, ठीक है, ये इसमें आप इजाफा भी कर सकते हैं, इसमें कमी भी कर सकते हैं। कैसे? ये जो पार्टिकल्स हरकत में हैं, इस बात का सबूत ये है कि इन पार्टिकल्स के पास, गैस के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है।
आप काइनेटिक एनर्जी में इजाफा कर देते हैं। आपकी हीट जो है ना, हीट जब मिलती है इन पार्टिकल्स को तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है, जिससे ये स्पीड अप हो जाते हैं। और जितने ज़्यादा ये स्पीड अप होते हैं उतने ही ज़्यादा ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, ये टकराते हैं। क्या यहाँ पर ये गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर? बिल्कुल। क्या ये पार्टिकल्स से मिलके नहीं बनी? बिल्कुल पार्टिकल्स से मिलके बनी है। क्या यहाँ पर बर्निंग नहीं हो रही? ये कहाँ से आई है? पेट्रोल से आई है। क्या पेट्रोल बर्न नहीं हो रहा? बर्न हो रहा है। तो पेट्रोल में जो बर्निंग हो रही है, कंबस्चन हो रही है, उससे ये जो पेट्रोल है ये बर्न कर रहा है, उससे ये वेपर्स जो मिल रहे हैं, ये जो गैस जो मिल रही है, ये क्या होगी, इसको हीट भी तो मिल रही है। और हीट की वजह से क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। ये तेज़ी से हरकत करेंगे, तेज़ी से हरकत करेंगे यहाँ पर। तो ये किससे जाके टकराएंगे? ये ऊपर पिस्टन से। और ये पार्टिकल्स क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर यानी कि फोर्स लगाएंगे। किसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे? इस पिस्टन के ऊपर। ये पिस्टन जो है हरकत करेगा। अब यहाँ से कहाँ चला जाएगा? यहाँ से ये पिस्टन खिसक के ऊपर आ जाएगा। इसको मैं और ले आता हूँ ऊपर। ये यहाँ से खिसक के ये यहाँ पर आ गया, ये पिस्टन। ये गैस इसको ऊपर लेके आ गई, ये गैस इसको ऊपर लेके आ गई। गैस के पार्टिकल्स जो हैं, वेपर्स जो हैं, इसको ऊपर लेके आ गए। क्यों? क्योंकि ये गैस के पार्टिकल्स, ये वेपर्स इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए थे, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी तेज़ हो गई, ज़्यादा हो गई थी। और काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होने की वजह से ये इतनी तेज़ी से हरकत कर रहे थे। और तेज़ी से हरकत करने की वजह से ये तेज़ी से क्या कर रहे थे? टकरा रहे थे, कोलाइड हो रहे थे इस पिस्टन के ऊपर। और पिस्टन को प्रेशर मिल रहा था, धक्का लग रहा था, और पिस्टन ऊपर जा रहा था, पिस्टन ऊपर जा रहा था। तो मैंने ये बात साबित की यहाँ पर अभी आपको। वर्क डन और थर्मल एनर्जी कनेक्शन समझ में आया? वर्क डन अभी क्या नहीं हुआ? क्या पिस्टन जो है वो यहाँ से क्या यहाँ पर नहीं आया? बिल्कुल आया है। कब आया है? जब पिस्टन पे फोर्स लगी है। तो फोर्स लगने पे पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया, फोर्स लगने पे पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो फोर्स लगने पे अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है तो हम इसको क्या कहते हैं? वर्क डन हुआ है। और इस वर्क डन के पीछे कौन इन्वॉल्व है? थर्मल एनर्जी यानी कि हीट इन्वॉल्व है। तो इंजन के अंदर हो क्या रहा है? और ये सारा सिस्टम कहाँ लगा हुआ है? इंजन के अंदर लगा हुआ है, इस बाइक के इंजन में लगा हुआ है। और जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा, इस पेट्रोल की बर्निंग की वजह से, इन वेपर्स की वजह से, इनके प्रेशर की वजह से पिस्टन ऊपर जाएगा। इस पिस्टन के साथ इंजन के दूसरे पार्ट्स कनेक्ट हैं। अब मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकता कि ये पिस्टन कनेक्ट है टायरों के साथ। तो ये पिस्टन जब हरकत कर रहा है तो टायर भी हरकत कर रहे हैं, नहीं। अंदर बड़ी पेचीदा मशीनरी होती है अंदर इंजन के, जो है ना, बड़ा एक कम्प्लेक्स जो है वो पेचीदा निज़ाम होता है पुर्ज़ों का, टूल्स का। तो यहाँ पर ये पिस्टन जो है वो एक इस टूल से कनेक्ट है। तो ये टूल जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये इसके साथ एक और जो है ये टूल कनेक्ट है, तो ये टूल यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा। ये जो है आगे एक और टूल से कनेक्ट है, वो खिसक के यहाँ आ जाएगा। और ये टूल जो आखिरी वाला है, किससे कनेक्ट है? ये टायर से कनेक्ट है। और टायर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो टायर फिर क्या करेंगे? हरकत करेंगे, और ये बाइक आगे चलना शुरू हो जाएगी। आप सोचिए ज़रा, ये क्या है? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स वर्ड का मतलब ही ये है। थर्म का मतलब हीट, डायनामिक का मतलब हरकत। हीट की मदद से हरकत में लाना चीज़ों को, हीट की मदद से। तो यहाँ पर देखें, ये सारा काम इस इंजन के अंदर हो रहा है, ये सारा काम इस इंजन के अंदर हो रहा है। यहाँ से पेट्रोल यहाँ पर आ रहा है, बर्निंग हो रही है, वेपर्स जनरेट हो रहे हैं, पिस्टन यहाँ से ऊपर जा रहा है। पिस्टन जो ऊपर हरकत कर रहा है वो यहीं पे दूसरे एक साथ इसके डिवाइस पुर्जा लगा हुआ है, उसको हरकत दे रहा है। वो पुर्जा तीसरे को हरकत दे रहा है, तीसरा पुर्जा चौथे को हरकत दे रहा है। इस तरह छोटी छोटी जो डिवाइसेस लगी हुई है वो कनेक्ट हैं आपस में, सबको हरकत मिल रही है। और फाइनली ये हरकत कहाँ तक, ये फोर्स कहाँ तक जा रही है? टायर्स तक जा रही है। और टायर्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट मिल गया?
कॉन्सेप्ट मिल गया, मज़ा आ रहा, मज़ा आएगा, आप समझ के चीज़ों को आगे चलेंगे बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, अब पीछे चलते हैं, अब इसके पॉइंट्स जो हैं ज़रा वो ले लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके, ये तो अभी सिर्फ मैंने जो तकरीर की है वो सिर्फ इसके ऊपर की है, इसके नाम के ऊपर। ठीक है, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आपको अब ये सब समझ में आएगा, फिर आगे जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, ये हीट फ्लो जो है ये क्या है, ठीक है, और कन्वर्जन ऑफ वर्क टू थर्मल एनर्जी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन की डेरिवेशन, ये क्या आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर थर्मल एनर्जी एंड वर्क के अंदर पहला जो टॉपिक है इंटरनल एनर्जी एंड हीट, इसको ज़रा नोट कर लें आप। इंटरनल एनर्जी के ऊपर आगे भी बात होगी। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक है, यहाँ डेरिवेशन भी होगी, यहाँ तो सिर्फ अभी थोड़ी सी इसके हवाले से बातचीत होगी। एंड हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, इसमें पहले हीट को डिस्कस कर लेते हैं। हीट क्यू क्या है, वैसे मैंने अभी बता दिया था, नोट कर लें। ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन सिस्टम्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। सिस्टम से मतलब यहाँ पर आप बॉडीज़ ले लीजिए, फ़िलहाल दो जिस्म। ठीक है, बिटवीन सिस्टम्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, वजह क्या है इसकी, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। आपको पता है ना। अब हीट देखें और थर्मल एनर्जी देखें, अभी इस डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा आपको। हीट जो है वो ट्रांसफ़र है, जब हीट का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा हो तो समझ जाइए थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र। और अगर थर्मल एनर्जी की बात की जा रही है तो बस सिर्फ उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ हीट की बात की जा रही है, जो कोई ऑब्जेक्ट रखता है अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन सिस्टम्स, यानी कि दो बॉडीज़ के दरमियान, एक बॉडी जो है वो हॉट है, दूसरी बॉडी कोल्ड है। इंटरनल एनर्जी नोट कर लीजिए इसकी भी, इंटरनल एनर्जी, इसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज a system keep। अब सिस्टम क्या है इसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा ना। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये बात जहन में रखें, और इंटरनल एनर्जी पे भी आगे बात करूंगा। तो इंटरनल एनर्जी यू क्या है, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज अ सिस्टम कीप। एक सिस्टम के पास जितनी किस्म की एनर्जीज होती हैं, ठीक है, उन सब को कलेक्टिवली, उन सब का इज्तमा, उन सब का सम जो है वो असल में इंटरनल एनर्जी कहलाता है। और ये जितनी भी टाइप्स की एनर्जीज़ हैं जो कि एक सिस्टम के पास होती हैं, इनको हमने दो ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप इससे वाकिफ़ भी हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, नोट कर लिया। ये हमारा पहला टॉपिक थर्मल एनर्जी एंड वर्क का हो चुका। अब हीट फ्लो के हवाले से पॉइंट्स नोट कर लें आप कुछ। हीट फ्लो, हीट फ्लो, कोई भी टॉपिक अपनी तरफ से नहीं लिख रहा मैं, ये सारे के सारे टॉपिक आपकी बुक में मौजूद हैं। पीडीएफ देखें, मेरा तरीका यही है। मैं ये नहीं करता कि दो चार सिलेक्टेड टॉपिक आसान से लिए, वो आपको बता दिए और बोला भाई यही टॉपिक हैं, यही पढ़ेंगे, लो चैप्टर आपका पूरा हो गया, मज़ा आ गया, अगले चैप्टर पे चले गए। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता यहाँ पर, मैं ऐसा नहीं करता। बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर मौजूद हर टॉपिक जो है, मैंने पीछे जो दो बुक्स कंप्लीट की हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और सेकंड ईयर केमिस्ट्री की, एक एक टॉपिक जो है उसके ऊपर वीडियो बनाइए। जो कुछ भी आपकी बुक में मौजूद है, हर एक्सरसाइज, हर प्रॉब्लम, हर न्यूमेरिकल, हर एमसीक्यू,
हर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, डेरिवेशन, सब कुछ। एक नुक्ता भी जो है वो बुक में लिखा हुआ है तो वो डिस्कस हुआ है वीडियो के अंदर, उसके ऊपर वीडियो बनी है। ये नहीं कि सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको दे दिए, ऐसा जुल्म है ना यार, ये सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपको दे दूं और बाकी टॉपिक जो है वो छोड़ दूं, तो आपके ऊपर जुल्म है ये। वजह क्या है? क्योंकि आगे आप एंट्री टेस्ट में बैठेंगे, बच्चे इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान से, इसके अलावा और जो उर्दू ज़बान जानने वाले हैं, तो वो जब एंट्री टेस्ट में बैठते हैं, इंडिया से बच्चे बैठते हैं, जी मेंस, एडवांस, नीट, पाकिस्तान से ई केट, एमडी केट, तो वहाँ पर जब टेस्ट आता है तो वो थोड़ी ना कोई आपको बख्शेंगे, नहीं भाई, वो हर टॉपिक से सवाल देंगे आपको, कहाँ बचेंगे आप। ठीक है, अच्छा, हीट फ्लो की बात करते हैं हम। फ्लोज स्पॉन्टेनियसली, हीट का जो ये फ्लो होता है ये स्पॉन्टेनियसली होता है, मतलब खुद ब खुद होता है। फ्लोज स्पॉन्टेनियसली, आपको कुछ भी नहीं करना, खुद ही होगा, नेचुरली ये काम होता है। फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। आप बॉडी, हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी ना देखें तो आप रीजन देख लें, ठीक है, गर्म इलाके से ठंडे इलाके की तरफ आप ये कह लें, ठीक है। तो वो कोई बॉडी भी हो सकती है और वो कोई इलाका भी हो सकता है। गर्म इलाके से ठंडे इलाके की तरफ हीट जो है फ्लो करना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर एक इक्वेशन जो है वो नोट कर लीजिए, ये हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन कहलाती है। हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन, हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन, ठीक है भाई। ये हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन कौन सी है? Q जो हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, mc डेल्टा T, ये हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन कहलाती है। इसमें Q जो है इसका मतलब हीट है, ठीक है। m जो है मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, और C जो है, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है भाई। डेल्टा टी ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है भाई। ये हमारा दूसरा टॉपिक भी निमट गया, हीट फ्लो वाला, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन को भी नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। तीसरा टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ वर्क टू थर्मल एनर्जी। ये आप नाम भी देख सकते हैं, ये आपकी बुक से ही ली गई हैं हेडिंग्स। कन्वर्जन ऑफ वर्क टू थर्मल एनर्जी, वर्क टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है। और इसी के अंदर हम क्या देखेंगे? प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन, ये रही। W इज़ इक्वल टू P डेल्टा V, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन कहलाती है। इसकी डेरिवेशन भी हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब पहले तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन की तरफ तो बाद में आएंगे। प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या है, पहले तो इस पर गौर करें ना भाई। इक्वेशन तो आपको समझ में आ गई, कोई फॉर्मूला है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या है? टाइप ऑफ वर्क, वर्क की भी टाइप्स हैं। टाइप ऑफ वर्क in which system moves
बाय द इंटरेक्शन यहाँ मूव्स के बजाय मैं कह लेता हूँ इन विच सिस्टम वर्क, ठीक है, सिस्टम वर्क, टाइप ऑफ वर्क है इन विच सिस्टम वर्क, यानी कि हरकत करता है सिस्टम बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सिस्टम क्या है अभी बता दूंगा आपको। सिस्टम अभी फ़िलहाल आप कोई ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हरकत करता है। सिस्टम जैसे कि अभी हमने गैस वाला इशू देखा था, वो बाइक वाला, उसके अंदर इंजन के अंदर वो सिलेंडर था, वो पिस्टन लगा हुआ था, अंदर गैस थी। तो वो जो गैस है, क्या गैस ने डिस्टेंस कवर नहीं किया? बिल्कुल किया है भाई। पहले इतनी थी, फिर इतनी बड़े स्पेस के ऊपर गैस जो है वो चली गई। कब? जब वो ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई, जब उसने हीट जो है बहुत ज़्यादा उसको थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो गैस के पार्टिकल ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो तेज़ी से वो हिट करने लगे पिस्टन को उठा के ऊपर कर दिया उस गैस ने प्रेशर लगा के। तो डिस्टेंस जो कवर किया यहाँ पर गैस ने, तो क्या ये वर्क डन नहीं किया गैस ने? बिल्कुल वर्क डन किया। इसके पीछे इन्वॉल्व क्या चीज़ है? प्रेशर। उन्होंने प्रेशर की मदद से वर्क डन किया जी। गैस ने जो वर्क डन किया वो प्रेशर की मदद से किया। गैस ने प्रेशर लगा के वर्क डन किया, और वर्क डन के अंदर जो डिस्टेंस है वो उसको आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। चलें, ये बात तो समझ में आ गई कि वर्क डन जो हुआ उसके पीछे गैस का जो है वो प्रेशर ही है, इसकी वजह से वर्क डन हुआ है, पिस्टन ऊपर चला गया, फाइन। लेकिन वॉल्यूम का क्या किरदार है भाई? क्या वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आई कंटेनर के? आप खुद सोचिए। वर्क डन का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह गया है, यहाँ पे गैस एक जगह से दूसरी जगह गई है, गैस यहाँ से यहाँ गई है, तो क्या सिलेंडर का वॉल्यूम कवर नहीं किया गैस ने? किया है ना। गैस यहाँ से यहाँ आई है, यहाँ से यहाँ आते हुए वो प्रेशर लगाती हुई आई है, और प्रेशर लगाते हुए क्या गैस ने डिस्टेंस कवर नहीं किया? डिस्टेंस भी कवर किया है। और ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा वाला है पता है आपको? इसी डिस्टेंस को हम वॉल्यूम कहते हैं। आपको याद है वॉल्यूम किसको कहा जाता है? वॉल्यूम असल में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम की बात करते हैं ना, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम की बात अगर करता हूँ, तो इसका मतलब मैं इसकी लंबाई की बात करता हूँ, मैं इसकी चौड़ाई की बात करता हूँ, मैं इसकी ऊंचाई की बात करता हूँ, मैं इसकी लेंथ की, ब्रेड्थ की और हाइट की बात करता हूँ, मतलब इसके वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। वो जो गैस यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से वो गैस ऊपर जा रही है प्रेशर लगाते हुए, तो ये गैस है किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर, कंटेनर के अंदर। तो वो जो कंटेनर का इंटरनल स्पेस था, तो क्या उसकी लंबाई नहीं थी, चौड़ाई नहीं थी, ऊंचाई नहीं थी? बिल्कुल थी ना। तो इस दूसरे मतलब उसका वहाँ वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम कवर किया इसने। तो आपने देखा कि वर्क डन का कनेक्शन किस तरह से वॉल्यूम और प्रेशर के साथ बना। तो ये इस किस्म का वर्क डन जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम इन्वॉल्व हो, इस टाइप के वर्क डन को हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। टाइप ऑफ वर्क इन विच सिस्टम, सिस्टम से मतलब यहाँ आप गैस ले लीजिए, वर्क बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है भाई। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन और उसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन और उसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन इस इक्वेशन की, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन की डेरिवेशन। अच्छा, ये कहाँ से शुरू है? क्या मैं आपसे पूछता हूँ एक बात, आप मुझे बताइए कि हमारे पास अच्छा, इसके लिए सबसे पहले अगर आपको ये इक्वेशन ड्राइव करनी है तो सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला आप देख लीजिए। प्रेशर किसके बराबर है? फोर्स अपॉन एरिया के। प्रेशर किसके बराबर है? फोर्स अपॉन
एरिया के। अब वही जो बाइक वाला सिलेंडर है ना, मैं आगे आने वाली वीडियोस में भी इस बाइक और इसके सिलेंडर और इसमें पिस्टन और सारे सिस्टम को बार बार डिस्कस करूँगा, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत अहम है, अगर किसी को भी रिकमेंड करें ना कि भाई ये वाला पार्ट लाजमी देख लो ताकि आपको बाइक का चक्कर समझ में आ जाए। तो वो जो अंदर सिलेंडर था, ठीक है, और उसमें ये जो पिस्टन था, ये जो पिस्टन था फ्रिक्शन लेस पिस्टन, और अंदर जो गैस थी, जब ये गैस जो है इसको हीट किया गया, जो पेट्रोल वाला हमारे पास केस था, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए और उन्होंने ज़्यादा जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू किया इस पिस्टन के ऊपर। ये पिस्टन यहाँ से ऊपर चला गया, तो यहाँ प्रेशर इन्वॉल्व हो गया। प्रेशर जो है वो क्या है असल में, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया का मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी कि वॉल्यूम का ही एक पोर्शन जो है, अगर मैं इस मार्कर के एरिया की बात करूं तो मैं आपसे इनडायरेक्ट वे में इस मार्कर की लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी ऊंचाई की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहा हूं, हाइट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो फोर्स जो कि एरिया पे लगे किसी ऑब्जेक्ट के, वो फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ लंबाई और चौड़ाई पर लगे, ऊंचाई पर ना लगे, उस फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पर प्रेशर में अब हम थोड़ा सा रद्दोबदल करेंगे। यहाँ से हम फोर्स अगर इसको अलग करना चाहें तो एक को आप यहाँ ले आइए, तो ये बन जाएगा फोर्स बराबर हो जाएगी प्रेशर और एरिया की, ठीक है भाई। एक तो आप ये प्रेशर वाला इक्वेशन, इससे फ़ायदा लेंगे, ठीक है। दूसरा जो वर्क डन का आसान सा हमारे पास फार्मूला है, उससे उसको आप यूज़ करेंगे, W=FD। यहाँ पर W जो है वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, F जो है वो फोर्स है, D जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। ये जो फोर्स F है यहाँ पर देखें किसके बराबर है, P1 है, तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो फोर्स की जगह पर आ जाएगा PAD, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करें कि ये A जो है एरिया, ये भी तो डिस्टेंस ही है ना, एरिया ये भी डिस्टेंस है, और D जो है वो भी डिस्टेंस है। अब ये एरिया जो डिस्टेंस है ये बैक वक्त दो डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबाई को और चौड़ाई को, ऊंचाई को नहीं कर रहा। ये तीसरा वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है असल में, ये तीसरा वाला डिस्टेंस जो है असल में ये हाइट है, ये हाइट है। अब ये हाइट कहाँ से आ गई भाई, ये हाइट यहाँ से आ गई, ये जो आपको सिलेंडर नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो काम हो रहा है, सिलेंडर ऊपर जाएगा तो इस वक्त जो इसकी पोजीशन है इसको हम H1 कहेंगे, और ये सिलेंडर जो है ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये H1 से H2 की तरफ आ गया, तो क्या इस सिलेंडर की हाइट नहीं बढ़ी, हाइट बढ़ी। क्या इस सिलेंडर की लेंथ नहीं थी, ब्रेड्थ नहीं थी, वो भी थी। तो इसका मतलब ये सिलेंडर जब ऊपर गया है तो ये लंबाई में भी ऊपर गया है, चौड़ाई में भी ऊपर गया है, ऊंचाई में भी ऊपर गया है। लंबाई और चौड़ाई को तो हमने प्रेशर के फॉर्मूले से ये ले लिया, एरिया आ चुका। ये एरिया क्या है, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और ये हाइट हमारे पास आ चुकी। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम याद है, वॉल्यूम किसके बराबर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट है। तो ये देखें फिर L और B ये A के बराबर हो गए, ये H के बराबर हो गए, तो हम इन दोनों को कलेक्टिवली AH को क्या हम V नहीं कह सकते, वॉल्यूम नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर W जो है वो फिर ये PV के बराबर हो जाए, PV के बराबर हो जाए। अब क्या वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा भाई, यहाँ पर भी देखें, जब ये पिस्टन इस जगह पे था तो इस वक्त भी तो गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा ही ना, इसको V1 कर दें। और जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आया है तो इसमें तो गैस भी ऊपर गई, तो यहाँ पर भी तो गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा ना, इसको V2 कर दें। तो V1 और V2 मतलब दो वॉल्यूम हो गए। तो इसका मतलब फिर यहाँ पर हम ये वर्क डन हो ही नहीं सकता जब तक कि चेंज इन वॉल्यूम ना हो। तो हम इसको अब यहाँ पर
यहाँ पर किस नाम से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे वर्क डन बराबर है प्रेशर और डेल्टा वी। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी डेरिवेशन किसकी, ये डेरिवेशन हो गई आपकी हो गई प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन। ठीक है भाई, अब कभी कभी आप इसमें देखते हैं ये पॉजिटिव है, ये वर्क डन क्या है, ये पॉजिटिव है, और ऐसा भी देखेंगे आपके ये वर्क डन आपको नेगेटिव भी नज़र आएगा। अब ये क्या परेशानी है, तो इसको भी ज़रा आप नोट कर लीजिए। वॉल्यूम इंक्रीज़ जब होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़, दो केसेस हैं, वॉल्यूम इंक्रीज़ जब होता है, तो वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होता है तो इसको हम कहते हैं वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। ऐसा ही हुआ है ना, यहाँ पर देखें वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पर सिस्टम का मतलब गैस है, ये गैस जो इसके अंदर मौजूद है, सिस्टम मतलब ये गैस जो इसके अंदर मौजूद है। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है किसका, गैस का। तो जब भी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, वर्क जो है वो सिस्टम ने किया है, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। मतलब ये वर्क जो किया है ये किसने किया है, ये सिस्टम ने किया है। सिस्टम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैस है। सिस्टम पे आगे बात होगी, टेंशन नहीं लें, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस सिलसिले में आपका जो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करे तो ये पॉजिटिव होगा वॉल्यूम, और इसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, भाई ऊपर से भी तो कोई प्रेशर लगा सकता है इस पिस्टन के ऊपर, ये भी तो मुमकिन है ना। आप इसके ऊपर वेट रख दें, 2-3 किलो के वेट यहाँ पे रख दें, तो ये 2-3 किलो के जो वेट आप रख रहे हैं पिस्टन के ऊपर, वज़न पड़ रहा है, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, पिस्टन यहाँ आ जाएगा या और नीचे जा सकता है। अब ये आप क्या कर रहे हैं, अब आप गैस के ऊपर काम कर रहे हैं, अब गैस काम नहीं कर रही, अब आप गैस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो वर्क डन कर रही है, अब गैस यहाँ से यहाँ आ रही है, ये भी तो वर्क डन ही है ना गैस का। लेकिन ये वर्क डन जो है गैस का हो तो रहा है, लेकिन ये गैस के ऊपर वर्क डन हो रहा है। गैस वर्क डन नहीं कर रही, गैस पिस्टन पे वर्क डन नहीं कर रही, पिस्टन गैस पे वर्क डन कर रहा है। तो ये जो वर्क डन है जिसमें वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है आपका, इस वर्क डन को अब क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। इस सिलसिले में आपका वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। समझ में आ गया भाई। ये देखें, ये वर्क डन क्या है, जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, सिस्टम ने वर्क डन किया है पिस्टन पे। ये वर्क डन कौन सा है, जब वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, सिस्टम पर वर्क डन किया गया। नोट कर लो, ठीक है। अब चलते हैं इंटरनल एनर्जी पे, इसको भी देखें, फिर थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है इसकी टर्म्स को भी देख लेंगे। इंटरनल एनर्जी, इसकी डेरिवेशन भी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसको पूरा नाम दे देते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से। यहाँ इसकी डेरिवेशन भी है। इंटरनल एनर्जी, पहले ही इसकी डेफिनेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सिस्टम जो है, अच्छा ये गैस वाला भी याद रखिएगा, ठीक है। इस गैस को मैंने सिस्टम का नाम दिया था। क्या ये गैस पार्टिकल्स से मिलके नहीं बनी, बिल्कुल पार्टिकल्स से मिलके बनी है। तो पार्टिकल्स क्या हरकत में नहीं है, पार्टिकल्स हरकत में है, मुस्तकिल हरकत में है। तो इसका मतलब पार्टिकल्स के पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, दोनों किस्म की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। जितनी भी किस्म की एनर्जीज उसके पास हैं, उस सिस्टम के पास, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर,
अच्छा, इंटरनल एनर्जी के अंदर इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। अच्छा, ये इंटरनल एनर्जी डेरिवेशन मैंने लिखा हुआ, इसका पूरा नाम है इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स ज़रा आप लिख लीजिए। पहले इंटरनल एनर्जी क्या है, सम है इंटरनल एनर्जी। ये क्या है, सम ऑफ ऑल एनर्जीज अ सिस्टम कीप। और ये कौन कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, ये पॉइंट मिल गया आपको। अगला पॉइंट लिख लीजिए। अब मैं इंटरनल एनर्जी नहीं लिखूंगा, अब मैं कैपिटल यू बना दूंगा। U इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, U इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। अब देखें, पिछली वीडियो जिन बच्चों ने देखी है ना, पिछले चैप्टर की जो वीडियोस देखी हैं, तो वहाँ पर एक डेरिवेशन मैंने की थी, वो पता नहीं आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी। उस डेरिवेशन में था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गैस विद टेम्परेचर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। किसका टेम्परेचर है ये, गैस का टेम्परेचर। गैस अभी मैंने आपको बता दिया है, सिस्टम को मैंने कहा है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि सिस्टम का टेम्परेचर जो कि गैस है। तो अगर आप गैस का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना भाई, इसकी बाकायदा डेरिवेशन मैंने करवाई थी, चैप्टर नंबर 1 के अंदर है, यानी कि चैप्टर नंबर 15 पिछले चैप्टर में, उसका नाम ही ये है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गैस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे सिस्टम का, तो उससे क्या होगा, सिस्टम में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अगर आप टेम्परेचर घटा देंगे सिस्टम का, तो सिस्टम के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। ये रिलेशनशिप है जो कि हमने डिस्कस की थी। अब U इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर। अब इंटरनल एनर्जी क्या है, अब देखें कनेक्शन बनेगा खुद ब खुद। इंटरनल एनर्जी क्या है, क्या ये सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ द सिस्टम कीप, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही की बात नहीं हो रही। तो अगर मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर में बढ़ाऊँगा, तो इसको मतलब ये कि अंदर मौजूद पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की। ठीक है, यही ताल्लुक़ है इसके साथ। टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर। हाउ, कैसे रिलेटेड है भाई, हाउ कैसे रिलेटेड है, इंटरनल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और पॉइंट्स इसके नोट कर लें। ठीक है भाई, बाकी तो मैं सारी तफसीलात आपको बता चुका हूँ कि आप जो है सिस्टम को हीट करें, मतलब आप अगर आप सिस्टम को हीट करते हैं तो इसका मतलब आप पार्टिकल्स को हीट करते हैं, और अगर आप पार्टिकल्स को हीट करते हैं तो मतलब आप पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि पार्टिकल्स जो हैं तेज़ी के साथ हरकत करेंगे। ठीक है, तेज़ी के साथ हरकत करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, बट यहाँ पर फेज़ का मसला है। फेज़ मतलब गैस, सॉलिड, लिक्विड, बल्कि लिक्विड को ले लेते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं। लिक्विड और सॉलिड का क्या होगा भाई, क्योंकि सिस्टम तो लिक्विड और सॉलिड भी हो सकता है ना, इसका क्या होगा। गैस जो है ना, गैस यहाँ पर
इन दोनों के अंदर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी को भी लिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को भी लिया जाता है। ये बात आप जहन में रखें, नोट कर लें इसको, ये बहुत बड़ा एमसीक्यू आ सकता है आपके पास। तो लिक्विड और सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं इनको ट्रीट किया जाता है कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी का असल में ताल्लुक़ है फोर्सेस के साथ। ये कौन सी फोर्सेस हैं? ये बाइंडिंग फोर्सेस हैं, बाइंडिंग फोर्सेस हैं। आपको पता है ना कि लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है इस तरह से, लेकिन सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल कन्फाइंड होते हैं इस तरह से। ये इतना डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा रखते हैं, लेकिन मुकम्मल आज़ाद नहीं है गैस की तरह, गैस की तरह मुकम्मल आज़ाद नहीं है। ये बंधे हुए हैं लिक्विड के पार्टिकल्स और ये सॉलिड के पार्टिकल। उसके पीछे बाइंडिंग फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, और इन्हीं बाइंडिंग फोर्सेस की वजह से, जिनको हम बाइंडिंग फोर्सेस को इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है, जो दो तरह की होती हैं हमारे पास, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स है, इसी को इनडायरेक्ट वे में, इसके पीछे वजह क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो फोर्सेस हैं, और फोर्सेस कौन सी हैं? बाइंडिंग फोर्सेस हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक बाइंडिंग फोर्सेस के साथ है, ये बात जहन में रखिएगा। गैस जो है, जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करती है ओनली। क्यों? क्योंकि KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो नेगलेक्ट करती है, वो बोलती है बाबा ये, क्योंकि ये देखें ये बंधे हुए हैं ना आपस में, ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में बंधे हुए हैं, बाइंड हुए हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ये टाइटली बाइंड हुए हैं, लेकिन गैस के पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल आज़ाद हैं, फ्री हैं। इसका दूसरा मतलब क्या है? उनके दरमियान फोर्स ही नहीं है, बाइंडिंग फोर्स ही नहीं है, तभी तो आज़ाद हैं गैस के पार्टिकल। और अगर बाइंडिंग फोर्स नहीं है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। इसीलिए आइडियल गैस के अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को नहीं किया जाता, ठीक है। ये KMT कहती है। तो फेस का बड़ा अहम अमल दखल होता है यहाँ पर, कि अगर आप लिक्विड और सॉलिड आपके पास सिस्टम है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो आपसे जब किसी लिक्विड की इंटरनल एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों को लीजिएगा, और अगर सॉलिड की इंटरनल एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों को लीजिएगा। लेकिन जब गैस की इंटरनल एनर्जी की बात की जाए तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को आपने लेना है, ठीक है भाई। अच्छा, फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी की एक छोटी सी डेरिवेशन भी होगी। डेरिवेशन क्या है? फार्मूला ही है, नोट कर लें ज़रा इसका फार्मूला, इस पे आगे बात होगी मज़ीद, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब हम डिस्कस करेंगे ना तो इसके ऊपर मज़ीद बात होगी। फार्मूला इसका नोट कर लें, फार्मूला टू कैलकुलेट, फार्मूला टू कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ये हेडिंग डाल लें। तो ये फार्मूला जो आपको बताया जा रहा है इंटरनल एनर्जी का, ये गैसेस का है, सॉलिड और लिक्विड्स का नहीं है, फ़र्क रखिएगा। ये रहा, डेल्टा U बराबर है 3/2 के डेल्टा T। ये याद है कि आपको क्या है? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल्स। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। कि डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। याद आया? ये मैं उसी इक्वेशन का हवाला दे रहा हूँ जो उस वीडियो में मैं बना चुका हूँ, चैप्टर नंबर 15, इससे पिछले वाला जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस वाला, उसमें ये वाली जो इक्वेशन मौजूद है
काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको हमने डिराइव किया। ठीक है भाई, तो ये रही इक्वेशन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है 3/2 K डेल्टा T। तो ये इंटरनल एनर्जी वाला आपका टॉपिक भी हो गया। तो फाइनली अब हम इसको कह सकते हैं कि इसको ये शक्ल हम दे सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है भाई, इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है इसकी तरफ चलते हैं। थर्मोडायनामिक्स क्या है? मिटाऊं इसको? थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम। पहले थर्मोडायनामिक्स को देख लें, फिर सिस्टम को देखेंगे तो हमें थर्मोडायनामिक सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स नोट कर लें, क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप इसमें? स्टडी कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, स्टडी कर रहे हैं। स्टडी द इनफ्लो यानी कि अंदर बहना, एंड आउटफ्लो बाहर बहना, ऑफ हीट यानी कि ये साइंस की, थर्मोडायनामिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ हीट को स्टडी कर रहे हैं। ये इनफ्लो और आउटफ्लो जो हो रहा है, मतलब हीट किसी चीज़ के अंदर जा रही है और किसी चीज़ से बाहर आ रही है, तो वो चीज़ क्या है? सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम, उसको हम सिस्टम कहते हैं। अभी सिस्टम की डेफिनेशन रहती है व्हेन द सिस्टम, और कब होता है ये? व्हेन द सिस्टम, जैसे कि अभी हमारे पास सिस्टम वो गैस थी, ठीक है, व्हेन द सिस्टम ट्रांसफॉर्म्स, व्हेन द सिस्टम ट्रांसफॉर्म का मतलब शक्ल बदलना। व्हेन द सिस्टम ट्रांसफॉर्म्स, या तो उसमें केमिकली बदला हुआ है, केमिकली और फिजिकली। फिजिकली मतलब जो कि आपको अपनी आंखों से नज़र आए, ठीक है। केमिकली मतलब जो कि पार्टिकल के लेवल पे हो, आपको अपनी आंखों से नज़र ना आए। मिसाल के तौर पर गैस जो है उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, उनमें जो बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, तो वो आपको तो नज़र नहीं आ रहे ना। लेकिन अगर गैस एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपको फील हो रहा है पिस्टन की हरकत से। तो आप इसको कहेंगे फिज़िकल ट्रांसफॉर्म। और सिर्फ पार्टिकल के लेवल पर हो रही हो तो आप इसको कहेंगे केमिकल ट्रांसफॉर्म। ये एक अलग बात है कि केमिकल ट्रांसफॉर्म यानी कि पार्टिकल लेवल पर रद्दोबदल अगर होता है तो इन द लास्ट आपको फिज़िकली भी चेंज नज़र आता है, होता है ना। पार्टिकल के लेवल पे होता है, आप उसको पार्टिकल्स को हीट देते हैं तो वो चेंज आ रहा है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में जब चेंज आ रहा है, जब आप गैस को हीट कर रहे हैं तो ये चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है काइनेटिक एनर्जी में चेंज की वजह से, और जिसकी वजह यह है कि आप हीट दे रहे हैं। लेकिन अभी जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है पार्टिकल्स के, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि गैस का वॉल्यूम चेंज होना शुरू हो जाए, गैस जो है वो ऊपर उठना शुरू हो जाए और पिस्टन को ऊपर ले जाए। नहीं, अभी ये नहीं हुआ। तो आप ये कहेंगे कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है लेकिन फिज़िकल नहीं हुई। थोड़ी देर बाद जब केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है
काइनेटिक एनर्जी जो है उसके अंदर इतना ज़्यादा चेंज आने लग जाता है, इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की कि अब वो ज़्यादा फोर्स लगा रही होती है पिस्टन के ऊपर, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, पिस्टन में हरकत हो रही होती है, तो आप क्या बोलेंगे, यार फिजिकल ट्रांसफॉर्म भी शुरू हो गया है। तो थर्मोडायनामिक्स ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें क्या स्टडी कर रहे हैं, स्टडी द इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम व्हेन द सिस्टम ट्रांसफॉर्म केमिकली एंड फिजिकली। ठीक है भाई, अब ज़रा सिस्टम को समझ लें यार, बहुत ये वर्ड सुन लिया ना, सिस्टम क्या है ये आपने सुना होगा, लेकिन सिस्टम का वैसे मतलब निज़ाम होता है। ठीक है, सिस्टम का मतलब वैसे तो निज़ाम होता है ना, आपको पता है इस बात का। ठीक है, साइंस की दुनिया में सिस्टम सिर्फ केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, सिस्टम सिर्फ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये बात याद रखिएगा। सिस्टम सिर्फ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड नहीं है, सिस्टम जो है वो दूसरी फील्ड्स के साथ भी रिलेटेड है। ठीक है, सिस्टम बायोलॉजी के साथ भी रिलेटेड है, यानी कि बायोलॉजी के अंदर भी सिस्टम्स होते हैं, फिज़िक्स में भी सिस्टम होते हैं, फिज़िक्स की दूसरी ब्रांचेस में, केमिस्ट्री में भी सिस्टम्स होते हैं, और आम जिंदगी में भी सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम है क्या, अभी बता देता हूँ आपको। सिस्टम, पहले सिस्टम को देखेंगे, फिर थर्मोडायनामिक सिस्टम को देखेंगे। सिस्टम क्या, एनीथिंग, कोई भी चीज़ सिस्टम हो सकती है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ सिस्टम हो सकती है, विच इज़ बीइंग स्टडीड, जिसको आप स्टडी कर रहे हो, एनीथिंग विच इज़ बीइंग स्टडीज, जिस पर तहकीक की जा रही हो, जिस पर काम किया जा रहा हो। तो जिस चीज़ के ऊपर साइंस की दुनिया में हम कहते हैं, जिस चीज़ के ऊपर आप वर्कआउट कर रहे हैं ना, जैसे हम गैस के ऊपर अभी कर रहे थे इंजन के अंदर, तो आप गैस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं करंटली, तो ये गैस आपका सिस्टम हो जाएगी। अगर आप पिस्टन पे वर्किंग कर रहे हैं तो पिस्टन आपका सिस्टम हो जाएगा। अगर आप जो है वो कंटेनर को स्टडी कर रहे हैं तो कंटेनर आपका सिस्टम हो जाएगा। अगर आप इंजन को एज अ होल स्टडी कर रहे हैं तो इंजन जो है वो आपका सिस्टम हो जाएगा। अगर आप बाइक को पूरी की पूरी स्टडी कर रहे हैं तो बाइक आपका सिस्टम हो जाएगा। आप देख रहे हैं, मतलब सिस्टम डिपेंड करता है आप किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। जिस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हैं, जिस पे आप वर्कआउट कर रहे हैं, जो इस वक्त आपकी तवज्जो का मरकज़ है, वो चीज़ सिस्टम है। समझ में आ गई बात आपको? और ठीक है, तो एनीथिंग विच इज़ बीइंग स्टडीड, जिसको भी आप स्टडी करते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम यूनिवर्स, सेपरेटेड फ्रॉम यूनिवर्स। अब वो जो चीज़ जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ वो चीज़ अगर सिस्टम है तो उसको छोड़ के जो भी चीज़ है वो सब जो है वो यूनिवर्स में आ जाती है, सेपरेटेड फ्रॉम यूनिवर्स। सराउंडिंग, इसको भी देख लें आप, सराउंडिंग, अदर देन सिस्टम, एनीथिंग, एनीथिंग अदर देन सिस्टम, अदर देन सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो आपका सराउंडिंग में आता है। जैसे कि वो हमने अभी पिस्टन वाली मिसाल देखी थी, वो कंटेनर था, उसमें गैस थी, ऊपर पिस्टन लगा हुआ। अभी आपका सिस्टम जो है, क्योंकि आप गैस पर वर्किंग कर रहे हैं ना, तो आपका सिस्टम जो है वो क्या है, सिर्फ गैस है। अब गैस को छोड़कर जो पिस्टन है, सराउंडिंग, कंटेनर है, सराउंडिंग, इंजन है, सराउंडिंग, बाइक है, सराउंडिंग, आपका घर है, सराउंडिंग, आपका मोहल्ला है, सराउंडिंग, आपका शहर है, सराउंडिंग, आपका मुल्क है, सराउंडिंग, आपका कॉन्टिनेंट बर्रे आज़म है, सराउंडिंग, आपकी अर्थ, आपकी ज़मीन है, सराउंडिंग, चाँद सूरज सैयारे सितारे हैं, खला है, स्पेस है, सराउंडिंग। मतलब वो चीज़ जो कि आपका सिस्टम है, उसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी है पूरी कायनात के अंदर सब सराउंडिंग कहलाएगा। समझ आ गई बात? वो गैस जो है इस केस के अंदर हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, तो सराउंडिंग क्या है, एनीथिंग अदर देन सिस्टम। अब यहाँ पर बाउंड्री, बाउंड्री, अब कोई हद तो होगी ना भाई,
अब कोई हद तो होगी ना, एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसी हद जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को जुदा करे, अलग करे, ये क्या होगी? तो ये क्या है बाउंड्री? सेपरेशन। सेपरेशन, सेपरेशन, वो सेपरेशन रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, अभी जब हम सिस्टम की टाइप्स देखेंगे ना, तो फिर ये आपको बाउंड्री, तो सिस्टम कोई भी चीज़ जो कि जिस पर आप स्टडी कर रहे हो, सेपरेटेड फ्रॉम यूनिवर्स, यूनिवर्स से अलग है। सराउंडिंग एनीथिंग अदर देन सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है सराउंडिंग है। बाउंड्री, बाउंड्री, सेपरेशन, या इसको भी मैं एनीथिंग ही बोल देता हूँ, ये लें और आसानी हो गई आपके लिए। एनीथिंग, एनीथिंग दैट सेपरेट्स, जो कि अलग करे, दैट सेपरेट्स, दैट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग, ईदर इमेजिनरी और रियल, चाहे वो रियल भी हो सकती है, वो इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है भाई, तो ये सिस्टम समझ में आ गया आपको? एज अ होल पूरी साइंस की बात की है मैंने, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। अब चलते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब ये कौन सा सिस्टम? आसान सी डेफिनेशन है भाई, वो सारे सिस्टम जो कि थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड हैं वो थर्मोडायनामिक सिस्टम्स कहलाते हैं। थर्मोडायनामिक्स सिस्टम, बल्कि ये लिखा हुआ है ना ये नाम, थर्मोडायनामिक सिस्टम। अ टाइप ऑफ सिस्टम, अ टाइप ऑफ सिस्टम स्टडीज इन थर्मोडायनामिक्स, स्टडीज इन थर्मोडायनामिक्स। किसी भी किस्म का सिस्टम जो कि थर्मोडायनामिक्स में स्टडी किया जा रहा हो उसको हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स, क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स को स्टडी कर रहे हैं इसीलिए टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब दो चीज़ों को आपने याद रखना है, मैटर को और एनर्जी को। मैटर एंड एनर्जी, मैटर और दूसरी क्या चीज़ है? एनर्जी। हर वो चीज़ मैटर है जो पार्टिकल्स से मिलके बनी है, हर वो चीज़ मैटर है जो पार्टिकल्स से मिलके बनी है। तो इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस सब चीज़ें आ गई ना। अच्छा, एनर्जी क्या है? कुछ भी नहीं है, एनर्जी की डेफिनेशन ही हमें नहीं पता आज तक। बस ये बोलते हैं कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। फॉर्म्स पता हैं, लाइट भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है। और हकीकत बात है, हमने इसको नाम तो दे दिया, हमें सिर्फ काम से पता लगता है कि हाँ भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर काम कर रहा हो ना तो हम समझ जाएंगे कि इसके पास एनर्जी है। और काम की नौइयत को ही देखते हुए हमने इसकी टाइप्स बनाए, मुख्तलिफ नाम दे दिए हैं इसको। ठीक है, हमने थर्मल एनर्जी का नाम दे दिया, हमने इंटरनल एनर्जी का नाम दे दिया, लाइक दिस। तो मैटर और एनर्जी, यहाँ पर आसान लफ्ज़ों में आप हीट को ले लें। ठीक है, हीट या थर्मल एनर्जी। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर, अब सिस्टम होगा तो सराउंडिंग भी होगा ना, जिसमें एक्सचेंज हो सकता हो। एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन, सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम। ठीक है, और ये लेन देन कहाँ होगा? डेफिनेटली बाउंड्री तो होगी ना भाई। ये सिस्टम है और उसके बाहर ये सारी की सारी सराउंडिंग है। ये सिस्टम है और ये
सराउंडिंग है सारी की सारी, तो इस सिस्टम और इस सराउंडिंग के दरमियान कोई इमेजिनरी भले हो लेकिन बाउंड्री तो होगी ना, रियल और इमेजिनरी कोई सी भी। तो इस सराउंडिंग और इस सिस्टम के दरमियान लेन देन अगर हो सकता हो, किसका एक्सचेंज हो सकता हो, किसका, मैटर और एनर्जी दोनों का, मैटर एंड एनर्जी दोनों का, तो फिर आप इसको कौन सा सिस्टम कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे। ठीक है भाई। ओपन सिस्टम के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है स्टीम फ्रॉम कॉफ़ी, स्टीम फ्रॉम कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी होती है उससे स्टीम भाप निकल रही होती है। ठीक है, तो ये स्टीम क्या है, ये स्टीम जो है वो मैटर है, ये स्टीम क्या है, वो मैटर है। कॉफ़ी हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम से, कॉफ़ी से क्या निकल रही है, स्टीम, जो कि मैटर है। ठीक है, क्योंकि ये स्टीम असल में वेपर्स होते हैं और वेपर्स आपको पता है गैस की एक शक्ल है। तो कॉफ़ी से जो स्टीम निकल रही है मतलब वेपर्स निकल रहे हैं, मतलब गैस निकल रही है। और कहाँ जा रही है हमारी कॉफ़ी, हमारे सिस्टम से सराउंडिंग में। ठीक है भाई। अच्छा, इसी कॉफ़ी से हीट भी तो निकल रही है, हीट भी तो जा रही है, कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में। तो दोनों चीज़ें सराउंडिंग में जा रही हैं इस हॉट कॉफ़ी से। ठीक है, इस हॉट कॉफ़ी से हीट भी जा रही है, इस हॉट कॉफ़ी से स्टीम भी जा रही है, मतलब मैटर भी जा रहा है और एनर्जी भी जा रही है। तो ये हमारा ओपन सिस्टम कहलाएगा। क्लोज सिस्टम जो है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ मैटर एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम, और सॉरी, इसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, एनर्जी ओनली, एनर्जी सिर्फ एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। मिसाल के तौर पर एक पॉट एक बर्तन है, अ पॉट विद हॉट वाटर, और इस बर्तन में गर्म पानी है, विद हॉट वाटर, और इसमें गर्म पानी है, विद अ लिड, और आपने इसके ऊपर एक ढक्कन लगा रखा है, विद अ लिड, इस तरह। अब ये जो ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, इसके अंदर गर्म पानी है, तो ढक्कन क्या करेगा, स्टीम को बाहर नहीं जाने देगा, स्टीम को बाहर नहीं जाने देगा, मतलब वाटर वेपर्स को बाहर नहीं जाने देगा, मतलब गैस को बाहर नहीं जाने देगा, मतलब मैटर को बाहर नहीं जाने देगा। लेकिन इस पॉट में से हीट तो बाहर जा रही है ना, क्योंकि 1 घंटे बाद आप देख रहे हैं ये गर्म पानी जो है ये ठंडा हो गया। कैसे ठंडा हुआ भाई, क्योंकि इसमें से हीट जो है वो बाहर निकल गई। तो ये जो है हमारा कौन सा सिस्टम कहलाएगा, ये क्लोज्ड सिस्टम कहलाएगा, जिसमें से सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो रही है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है या सराउंडिंग से सिस्टम में भी आ सकती है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। आइसोलेटेड सिस्टम, ना तो मैटर और ना ही एनर्जी। इसमें आपका थर्मोस है, उसमें देखें जो थर्मस होता है वो यही तो काम करता है। क्या करता है थर्मस, या तो आपके चीज़ों को ठंडा रखता है, यानी कि दूध है या पानी है, ठीक है, उसको ठंडा रखेगा, या फिर उनको गर्म रखेगा। तो इसका मतलब अगर वो टाइटली पैक्ड है आपका थर्मस, तो उससे बाहर हीट भी नहीं जाएगी और कॉफ़ी भी नहीं जाएगी, मतलब कॉफ़ी भी गर्म रहेगी और कॉफ़ी उतनी ही रहेगी जितनी आपने डाली थी। तो ना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ सराउंडिंग में, ना ही मैटर का ट्रांसफ़र हुआ सराउंडिंग में। तो ऐसा सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा, जिसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो ना मैटर का एक्सचेंज हो, दोनों में से किसी का भी नहीं हो। लेकिन ये आपको ये बता दूं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आप चाहे कितना भी ज़ोर मार लें, लेकिन 100% ये आइसोलेटेड सिस्टम वर्क नहीं करता। एनर्जी कहीं ना कहीं से जगह बना के निकल ही जाती है, ये बात तय है भाई। ठीक है भाई, ये भी हो गया आपका। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, इसका पार्ट 3 जो होगा वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।